तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यस, लास्ट टर्म पर जो पढ़ चुके थे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में, फिर हम आगे आज की क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट टर्म पर हमने जो पढ़ा था वो मैंने आपसे बात की थी फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। कई बच्चों ने आज की क्लास देख भी ली होगी, अगर कल की जो देखी है तो। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है। क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, यही हमने पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटी को हम Q से डिनोट करते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट होती है। तो Q इक्वल टू क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। इंटू नहीं कहेंगे, एन इंटू यू कह सकते, यहाँ पर एन यू कह सकते हैं, और ये हमेशा रहता है कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए अब ऐसा कर सकते हैं, इसमें एन यू अगर कांस्टेंट है तो एन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू वो यूनिट से कैसी होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिट छोटा है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी। एक एग्जाम्पल हमने लिया था मास का। सपोज मैं 1 kg की बात कर रहा हूँ और kg एक बिग यूनिट है, और इस बिग यूनिट को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ स्मॉल यूनिट में। तो किलोग्राम को लिख दिया मैंने ग्राम। लेकिन आप देखेंगे कि 1 किलोग्राम में फिर 1000 ग्राम हो जाते हैं। इसका मतलब 1 kg और 1000 gm ये दोनों बराबर हैं। ये हो गया n1, ये हो गया kg u1, यानी पहली यूनिट u1 और नंबर हो गया n1 न्यूमेरिकल वैल्यू। ये 1000 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई n2, और ग्राम ये सेकंड यूनिट हो गई। तो इसका मतलब n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो हमने यहाँ देखा कि न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चों? यूनिट के, ठीक है। ये हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। फिर मैंने आपको ये बताया था क्वांटिटीज़, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो कितने टाइप की हैं। तो कुछ क्लासिफिकेशन बताए थे मैंने। एक क्लासिफिकेशन में कहा था कि ये 4 टाइप की क्वांटिटी हैं, जैसे आपने 9th में भी पढ़े हैं। रेशो होती है एक बच्चों, एक होती है स्केलर, और क्या होता है? वेक्टर, और एक होता है टेंसर। ये 4 टाइप की क्वांटिटीज़ हम पढ़ चुके हैं। इनको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पिछली क्लास को देख लेना आप, उसमें पूरा डिटेल में इसको समझाया है चारों को। फिर मैंने कहा था ये तो हुआ फर्स्ट क्लासिफिकेशन। फिर एक सेकंड क्लासिफिकेशन आता है बच्चों, और इस सेकंड क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बोला था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कितनी हैं? 7 हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है मास, फिर है लेंथ, फिर है टाइम, ठीक है। फिर क्या है? टेम्परेचर थीटा। और क्या है? मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया थीटा, और इलेक्ट्रिक करंट हो गई ए। और क्या पढ़ा था? यस, ये 7 बताई थी ना। टोटल कितनी होती हैं? 7। MLT थीटा ए। और एक थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम म्यू कहते थे, और ये म्यू जो थी वो क्या थी? यूनिट थी, ठीक है। तो मास, लेंथ, टाइम, ये टोटल कितनी हो गई? 7। और हमने कहा था कि बाद में इनके अंदर 2 और ऐड कर दी गई थी, और 2 कौन सी थी वो आपको ध्यान आ रहा है? 2 ऐड की गई थी। एक तो सॉलिड एंगल, और कौन सी ऐड की गई थी सॉलिड एंगल के बाद? यस, दूसरी ऐड की गई थी प्लेन एंगल, ठीक है। तो एक हो गई सॉलिड एंगल और दूसरी हो गई प्लेन एंगल। तो ये हमने 2 बाद में ऐड की थी। तो इतना बच्चों हम पढ़ चुके थे लास्ट टर्म पर। अब
जो अभी अगर पहली बार देख रहे हो तो फटाफट 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से कॉपी कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज हम नया पढ़ने जाएंगे। ठीक है, मिटा दूं? ओके, देखिए अब बच्चों बात करते हैं कुछ प्रीफिक्सेस की। किसकी? कुछ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं जरा बताता हूं आपको, यहां मैं लिख लूं। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस मतलब फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि हमें कुछ छोटी छोटी क्वांटिटीज का मेजरमेंट करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि क्वांटिटी का एक लार्ज मेजरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बायोलॉजी में किसी बैक्टीरिया का साइज निकालना है, ठीक है, तो आपको कौन से यूनिट की जरूरत पड़ेगी? लेंथ की। लेंथ की तो बहुत सारी यूनिट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है, माइक्रोमीटर होती है, नैनोमीटर होती है, और किलोमीटर होती है, ठीक है ना, माइल्स होती है, राइट। लाइट ईयर भी किसकी यूनिट है? लाइट ईयर भी डिस्टेंस की ही यूनिट है। तो सोचो अगर एक बैक्टीरिया का साइज निकालना है, उसकी सपोज एक लेंथ फाइंड करनी है किस साइज का है, और उसको आप किलोमीटर में मेजर कर रहे हो, तो बड़ा ही कैसा लगेगा कि किलोमीटर में कहीं कोई बैक्टीरिया का साइज होता है क्या? लेकिन लेंथ की यूनिट तो किलोमीटर भी है। आप मीटर में मेजर करेंगे तब भी ठीक नहीं लगेगा। बैक्टीरिया इतना छोटा साइज है कि उसको हमें मेजर करने के लिए एक छोटी यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। माइक्रोमीटर हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है, ये यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सोचो अगर मुझे यहाँ से अर्थ से और सन तक की डिस्टेंस मेजर करनी है और मैं उसको फिर माइक्रोमीटर का मैं यूज़ करूँ या मिलीमीटर का यूज़ करूँ या सपोज मैं नैनोमीटर का यूज़ करूँ, तो कितना बड़ा नंबर बनेगा, ठीक है ना। इसलिए हमें किसी और प्रीफिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इनको बोलते हैं बच्चों प्रीफिक्सेस, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो मीटर के पहले जो लगाए जा रहे हैं, ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये हर एक क्वांटिटी के पहले लग सकता है। जैसे अगर चार्ज है तो मिलीकूलम, माइक्रोकूलम, डिस्टेंस है तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो मिली, सेंटी, किलो, हेक्टो, राइट। ये सब क्या होते हैं? ये प्रीफिक्सेस होते हैं। तो कौन से प्रीफिक्सेस हमें याद रखने हैं? हमें पूरी फिजिक्स में हर जगह पर ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप 11th की फिजिक्स पढ़ें या 12th की फिजिक्स पढ़ें या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की फिजिक्स पढ़ें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमेशा प्रीफिक्सेस की ज़रूरत पड़ती ही है। तो फटाफट आप मेरे साथ लिखते जाइए और साथ साथ याद भी करते जाइए, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस लिखते हैं। एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, 10 टू द पावर सपोज 15, 18 भी होता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑटो। मैं यहाँ पर केवल 15 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 15 की ही बार बार ज़रूरत पड़ती है। 10 टू द पावर 15 को बोलते हैं बच्चों पीटा, PETA, और इसका सिंबल होता है P, सिंपल P लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। कैपिटल P लिख सकते हैं, पीटा। 10 टू दी पावर 12, 12 होता है बच्चों टेरा। क्या होता है? टेरा, टेरा। इसको ट्रिलियन भी बोलते हैं, अमेरिकन सिस्टम में इसको ट्रिलियन भी बोलते हैं, तो यहाँ ट्रिलियन भी लिख देता हूँ, ट्रिलियन, ठीक है। और इसको हम डिनोट करेंगे बच्चों कैपिटल T से। ऐसे ही एक होता है 10, अब देखो 15 है, फिर 3 कम कर लिए, 12 हो गया, अब 3 और कम कर लो, तो 10 टू दी पावर 9। इसको बोलते हैं बच्चों 10 टू दी पावर प्लस 9 है गीगा, गीगा, गीगा। और यहाँ पर हम बिलियन भी बोलते हैं, अमेरिकन सिस्टम में बिलियन, BILLION, बिलियन। और इसका सिंबल है बच्चों कैपिटल G। एक और आपको यूज करना पड़ेगा, 3 और माइनस कर लो, ये 3 माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6। इसको बोलते हैं बच्चों मेगा, MEGA, मेगा। और अमेरिकन सिस्टम में बोलते हैं मिलियन,
मिलियन, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं कैपिटल M। फिर बोलते हैं बच्चों 10 टू 3 और कम कर लीजिए 3। अब 10 टू द पावर 3 तो सभी जानते हैं क्या होता है, किलो। किलो को हम सिंपल K से डिनोट करते हैं। अब 3 कम किए थे ना, किलो के बाद एक एक कम करो। फॉर एग्जाम्पल 10 टू द पावर 2 ले लो, ठीक है। 10 टू द पावर 2 जो हम लिखेंगे उसको बोलेंगे हेक्टो, हेक्टो, राइट। इसको स्मॉल h से डिनोट करेंगे। और इसके बाद हेक्टो के बाद आएगा एक और कम कर लो 10 टू द पावर 1, इसको बोलते हैं बच्चों डेका, DECA, डेका। और डेका का सिंबल है DA, स्मॉल DA, ठीक है बच्चों। चलो ये हो गया पॉजिटिव सिंबल। अब इधर आ जाओ, नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव प्रीफिक्सेस। नेगेटिव मतलब यहां पर मैं ले रहा हूं 10 टू दी पावर -15। जब -15 होता है तो इसको बोलते हैं बच्चों फेम्टो, FEMTO, फेम्टो। और डिनोट करेंगे इसको कैपिटल F से। फिर होता है 10 टू दी पावर -12, इसको बच्चों बोलते हैं -12 को पीको, PICO, इसको स्मॉल p लिखेंगे। ये कैपिटल P था, ये स्मॉल p। -12 को बच्चों बोलते हैं स्मॉल p, पीको। एक होता है बच्चों 10 टू द पावर -9, वही हमें 3 कम करने हैं लेकिन माइनस में, -15, -12 और ये हो गया -9। -9 को बोलते हैं बच्चों नैनो, नैनो, ठीक है। और इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। एक होता है बच्चों 10 टू द पावर -6, -6 को बोलते हैं माइक्रो, MICRO, माइक्रो। माइक्रो को डिनोट करते हैं म्यू से, ऐसे म्यू बना लेते हैं, म्यू, म्यू मीन्स माइक्रो। 10 टू द पावर -3, ये तो सब जानते हैं ना, मिली, मिली, ठीक है, MILI, मिली। मिली को स्मॉल m से डिनोट करेंगे, राइट। अब 3 किलो हो गया था, -3 मिली। अब एक एक कम करो, 10 टू द पावर -2, जैसे +2 हेक्टो था तो -2 क्या होगा, ध्यान है आपको, -2 सब जानते हैं, अगर सेंटी, सेंटी होता है, ठीक है। इसको सिंपल C से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर -1, ये होता है डेसी, DECI, डेसी। इसको स्मॉल d से डिनोट करेंगे। तो ये बच्चों कुछ प्रीफिक्स हो गए, ठीक है, जो कि हमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काम आएंगे। जैसे डिस्टेंस की ही चलो बात करें, मैंने डिस्टेंस ली सेंटीमीटर, तो ये C मीन सेंटी है, तो इसको CM लिख सकते हैं। CM मतलब सेंटीमीटर। ये DM लिख दिया तो क्या बन जाएगा, डेसीमीटर। MM लिख दिया तो मीन्स मिलीमीटर। म्यूएम लिख दिया तो मीन्स माइक्रोमीटर। NM लिख दिया तो मीन्स नैनोमीटर, ठीक है। ऐसे ही हम अगर मान लो चार्ज की बात करें, चार्ज आपने 10th में पढ़ा है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। और कूलाम भी है एक बड़ी यूनिट है चार्ज की। तो अगर मैं बहुत छोटा सा चार्ज लेना चाहता हूं तो माइक्रो कूलाम ले सकता हूं, मिली कूलाम ले सकता हूं, ठीक है ना, पीको कूलाम ले सकता हूं। तो कूलाम के आगे हमने प्रीफिक्स लगा दिया, ये कूलाम के आगे हमने प्रीफिक्स लगा दिया। जैसे हमने डिस्टेंस की यूनिट जो मीटर थी उसके पहले हम कुछ प्रीफिक्स लगा रहे थे, ठीक है। तो ये सब प्रीफिक्सेस हैं, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करते समय ये बड़ी बड़ी पावर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन बड़ी बड़ी पावर्स को लिखना, बोलना थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है, इनकन्वीनियंस होता है। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने इनके प्रीफिक्सेस बना लिए। क्या बना लिए, इनके प्रीफिक्सेस बना लिए। तो प्रीफिक्सेस बोलने में आसानी होगी। जैसे मैं डेसी, डेसीमीटर बोल सकता हूँ, सेंटी, सेंटीमीटर बोल सकता हूँ, 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर बोल सकता हूँ, 10 टू द पावर -6 माइक्रो बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो फटाफट कॉपी करो, 1-2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं आपको आगे आज नया बता रहा हूँ इस प्रीफिक्स के बाद। लिख लिया?
चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। किसकी बात कर रहे थे? टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज में मैंने आपको सेकंड क्लासिफिकेशन में एक तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और उसमें हमने फिर बताया था फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये हम पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज ये हम पढ़ चुके हैं। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज होंगी आज? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी जो हम पिछले टर्म पर पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज जो हैं वो कौन सी हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, वो हम पढ़ने जाएंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। चलो देखें डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। चलिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। तो क्या बोलेंगे? दीज क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती हैं बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। कोई आपसे पूछे फंडामेंटल क्वांटिटीज किन पर डिपेंड करती हैं, तो हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो तो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, फंडामेंटल किसी पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल पर डिपेंड करती है। और एक बड़ा सिंपल सा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि पिछले टर्म पर इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने एग्जाम्पल दिया था। इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखते हैं 26 लेटर्स हैं, तो ये जो 26 लेटर्स हैं वो कभी किसी अदर लेटर्स पर डिपेंड नहीं करते, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन अगर कोई वर्ड लिखना हो, किसी का नाम लिखना हो, इवन वर्ड ही लिखना हो, सब WORD, तो हम देख रहे हैं कि ये जो वर्ड है पूरा का पूरा एक शब्द है, वो पूरा वर्ड इन फंडामेंटल लेटर पर डिपेंड किया। सोचो अगर ये फंडामेंटल लेटर WORD ये नहीं होते तो क्या हम वर्ड लिख पाते? नहीं लिख पाते। मतलब ये जो शब्द है ये इन फंडामेंटल लेटर्स पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है? डिराइव्ड वर्ड है। और डिराइव्ड वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? हम बोलेंगे ये फंडामेंटल वर्ड पर, फंडामेंटल लेटर्स पर डिपेंड कर रहा है, वहाँ से डिराइव हुआ। ऐसे ही हम सेकंड क्लासिफिकेशन में दो टाइप की क्वांटिटी लेते हैं बच्चों। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं वो फंडामेंटल पर डिपेंड करती हैं। इन अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले सकता हूँ, जैसे मैंने लिया बच्चों वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर लें। अब वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होती है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, और टाइम t क्या है? टाइम है। इसका मतलब वेलोसिटी इस डिस्प्लेसमेंट पर भी यानी लेंथ पर भी डिपेंड कर रही है और इस टाइम पर भी डिपेंड कर रही है। जबकि लेंथ और टाइम तो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, जबकि वेलोसिटी क्या है? डिपेंडेंट हो गई किस पर? वेलोसिटी इस लेंथ पर भी डिपेंड की और वेलोसिटी इस टाइम पर भी डिपेंड की। मतलब वेलोसिटी एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मींस वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी इज डिराइव्ड क्वांटिटी, समझ गए? तो वेलोसिटी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। ओके, वेलोसिटी इज डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, आपसे और पूछें एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है? आप कहेंगे जो एक्सीलरेशन है
वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। मतलब एक्सेलरेशन खुद वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी एक्स और टी पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड है। तो आप तो सोचो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी ना, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन 7 के अलावा 2 और थी। कौन कौन सी? प्लेन एंगल थीटा और सॉलिड एंगल ओमेगा। तो ये जो 7 और 2 9, इनको छोड़ दो तो इनके अलावा जितनी क्वांटिटीज मिलती हैं सभी की सभी क्वांटिटीज कैसी हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज ही होती हैं। ऑल आर डिराइव्ड एक्सेप्ट दीज 7 एंड +2 सप्लीमेंट्री। ठीक है, कर लोगे? तो यहां पर मैंने आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन किया है। अब केवल 2 सेंटेंस में आप दोनों क्वांटिटीज को समझ सकते हो। फर्स्ट, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दीज आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? दीज क्वांटिटीज डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। दीज क्वांटिटी डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल पर डिपेंड करती हैं बच्चों। क्लियर? आगे बढ़े अब यहां इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आता है डिस्कशन के लिए, और यहां से फिर ये लंबी क्लास जा सकती है, या हम कहें कि थोड़ा टाइम लेगे, अगला टर्म भी लग सकता है इसमें। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और ये है बच्चों डायमेंशन। बैकबोन ऑफ फिजिक्स। डायमेंशन क्या होती है समझना। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कितनी है? 7 है, ठीक बात है। ड्राइव्ड क्वांटिटी कितनी है? कितनी भी है, वो तो आप कितनी भी ज्यादा बना लो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन फंडामेंटल 7 ही है। और हर ड्राइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब हम किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में लिख सकते हैं ना, ये भी ठीक बात है। तो ऐसा लिखने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर रेज की जाती हैं, उन्हीं पावर्स को हम डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? टू रिप्रेजेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज in terms of fundamental quantities, power raised over fundamental quantities are called dimensions, and this whole representation is called dimensional formula. So dimensions and dimensional formula, ठीक है। तो डायमेंशन क्या है और डायमेंशनल फार्मूला क्या है, दोनों अलग अलग बातें हैं। डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशंस का मतलब क्या है? डायमेंशंस मींस जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर रेज कर रहे हो किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, दीज पावर्स आर डायमेंशन एंड दिस होल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। कुछ एग्जाम्पल ले लें बच्चों। एग्जाम्पल्स आर, यहां से शुरुआत से ही हम लेते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले मैं लेता हूं एरिया। एरिया का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। ओके, विड्थ लिख देता हूं, ये लेते हैं। ओके, आप मुझे बताओ एरिया लेंथ पर डिपेंड किया, विड्थ पर डिपेंड किया, ब्रेड्थ पर डिपेंड किया? लेंथ क्या है? लेंथ ही है। विड्थ इज ऑल्सो लेंथ। विड्थ की नेचर क्या है? जिसको मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में मेजर करो, सब लेंथ है। लेंथ है, विड्थ लेंथ है, हाइट लेंथ है, डेप्थ लेंथ है, फोकल लेंथ है, वेव लेंथ है, ठीक है। तो ये सब लेंथ की नेचर की है। तो अब मैं एरिया को, जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में लिख रहा हूं। तो एक तो ये सिंपल फॉर्मूला हमने लिख दिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो हम जानते हैं। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशंस बनाना है, तो सीखिए कैसे बनाते हैं। ये जो लेंथ है, लेंथ को तो आप एल ही लिखा रहने दो, इनटू विड्थ या ब्रेड्थ, उसको भी आप लेंथ ही लिखिए, क्योंकि ब्रेड्थ या विड्थ ये सब लेंथ की ही नेचर की हैं। तो एल इंटू
एल हो गया। कितना हो गया ये? एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर हो गया। तो देखिए एरिया को अब मैं यहाँ आपको हाइलाइटर के थ्रू दिखाऊं। ये जो एरिया है, इस एरिया को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी एल के टर्म में लिखा। एरिया इज डिराइव्ड क्वांटिटी, लेकिन इस एरिया को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी एल जो थी उसके टर्म में लिखा। तो हमें पावर 2 रेज करनी पड़ी। तो कोई पूछे अब बताइए डायमेंशन क्या है और डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है एल, इसके ऊपर पावर रेज करनी पड़ी 2। तो एरिया का डायमेंशन बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ। तो डायमेंशन ऑफ एरिया क्या है? इट इज 2 इन लेंथ। लेकिन कोई पूछे कि डायमेंशनल फार्मूला क्या है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया, एरिया ठीक है, चलो चल चल कर दूँ। ठीक है बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर। मतलब जी होल रिप्रेजेंटेशन, पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस होल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ? अगर आपसे पूछा जाए तो मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं। एल स्क्वायर इज डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशन इज 2 इन लेंथ। ठीक है, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इस तरह से जो मैंने एरिया एक अकेला लिया है, अब मैं बहुत सारे यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज लेता जाऊंगा और उनके डायमेंशनल फार्मूले डायरेक्ट लिखता जाऊंगा और उसकी यूनिट भी लिखूंगा। ठीक है, जैसे एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर की यूनिट मतलब एरिया की मुझे यूनिट लिखनी है, तो एरिया की यूनिट क्या हुई? लेंथ की क्या होती है? मीटर, और पावर है 2, तो मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड। अब बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखते हो बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही लिखते हो। अच्छा, ये तीनों ही लेंथ नहीं है क्या? एल ये लेंथ है, ब्रेड्थ ये भी लेंथ है, हाइट इट इज ऑल्सो एन लेंथ। तीनों ही लेंथ की ही नेचर की हैं, तो इसलिए इसको क्या लिखोगे? एल की पावर 3, एल टू दी पावर 3। ठीक है, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ? एल टू दी पावर 3। और यूनिट क्या हुई? लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, पावर में क्या है? 3, तो मीटर टू दी पावर 3। ये इसकी वॉल्यूम की यूनिट हो गई, और एल क्यूब ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। फिर बच्चों जैसे एक और है डेंसिटी। चलो डेंसिटी का आप बताओ क्या होगा, मन में सोचो। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास को क्या लेंगे? कैपिटल एम। इस वॉल्यूम को क्या लेंगे? एल टू दी पावर 3। ठीक है, तो मास एल टू दी पावर 3 ऊपर गया तो एल टू दी पावर -3 ml -3, यही हो जाएगा। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ? ml -3। मास की यूनिट बोलो किलोग्राम, लेंथ की यूनिट बोलो मीटर, पावर में क्या है? -3, तो किलोग्राम मीटर पावर -3। इसको बोलेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या बोलोगे? किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
फोर्थ, डेंसिटी के बाद आता है, आपको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अब आप लोग करिएगा, मेरे करने के पहले ही आप लोग थोड़ा बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल अब लेते हैं हम स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या होगा बोलो, वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट x डिवाइड बाय टाइम, और स्पीड होती तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, है तो उसकी नेचर लेंथ, टाइम की नेचर क्या है, टाइम को कैसे डिनोट करते हैं, t से, ये l बाई टी हुआ, तो इसको लिखेंगे एल टी माइनस वन। कितना हो गया ये, एल टी माइनस वन, ठीक है। तो स्पीड हो, वेलोसिटी हो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन। लेंथ की यूनिट क्या हो गई, मीटर, टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड, और पावर में क्या है, माइनस वन। तो मीटर पर सेकंड इनवर्स, कितना हुआ, मीटर पर सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पीड और वेलोसिटी। चलो नोट करो जल्दी से, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से नोट करो, वैसा कर लिया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी हमने बात की बच्चों स्पीड और वेलोसिटी की, अब हम लिखते हैं फिफ्थ। कितने, 4 हो गए, ओके 5 लिखते हैं। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं बच्चों, और ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसके टाइम के साथ रेट फाइंड करें तो उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी में चेंज तो वेलोसिटी ही होने वाला है, तो वेलोसिटी में चेंज वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशनल फार्मूला आप क्या निकाले थे, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको निकाले थे, वो याद होना चाहिए पुराना, एल टी माइनस वन। देखो यही निकाला ना, इधर देखो, स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस वन। तो यहाँ वेलोसिटी की जगह लिख दिया एल टी माइनस वन। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ तो डेल्टा वी है, मतलब ट्राइंगल इंटू वी है, तो उसका भी यही होगा क्या वेलोसिटी का, बिल्कुल वही होगा। डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ही नेचर की होती है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस करोगे तो स्टूडेंट्स ही तो बचेंगे, उनका नंबर कुछ भी बचे। तो हम यहाँ नेचर की बात कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी की नेचर की बात कर रहे हैं डायमेंशन में, ठीक है। वो कितनी है उनकी बात नहीं कर रहे, कितनी वेलोसिटी है उसकी बात नहीं कर रहे। तो चेंज इन वेलोसिटी भी एल टी माइनस वन ही होता है, और टाइम मतलब टी हो गया, ये टी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। कितना हो गया बच्चों, एल टी माइनस टू। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हुआ एल टी माइनस टू। यूनिट की बात करें तो लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, और टाइम की हो गई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सिक्स्थ है फोर्स। F इक्वल टू होता है एम ए, फोर्स F इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का क्या हुआ, अब मैं डायमेंशनल फार्मूला लिख रहा हूं बच्चों, तो यहां मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ, कैपिटल एम। एक्सीलरेशन का ये निकाला अभी, कितना, एल टी माइनस टू। कितना निकाला, एल टी माइनस टू। कितना हो जाएगा बोलो, मास का हुआ एम, एल
और टी हुआ T-2। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ, ml T-2। फोर्स का क्या हुआ, ml T-2। अच्छा, यूनिट फाइंड करो। मास की क्या होगी, किलोग्राम। लेंथ की क्या होगी, मीटर। टाइम की क्या होगी, सेकंड। तो कितना हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको बार बार बोलना थोड़ा सा टफ लगता है, इनकन्वीनियंट होगा कि कितना फोर्स लगाया। कोई पूछे तो हम बोलें कि 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स लगाया, या 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स लगाया। तो ऐसा बोलना इनकन्वीनियंट होता है, क्योंकि फोर्स तो बार बार हर जगह पर यूज करना पड़ता है। तो फिर एक नई यूनिट फोर्स को असाइन की गई, और वो थी बच्चों न्यूटन। क्या थी, न्यूटन। तो न्यूटन के रिस्पेक्ट में ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोला गया न्यूटन। क्या बोला गया, न्यूटन। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि आपसे कोई पूछे 1 न्यूटन कितने के इक्वल होता है, तो ये 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 न्यूटन कितने के इक्वल होता है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। 7th, अब बच्चों बात करते हैं हम वर्क की। किसकी, वर्क। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 9th में भी पढ़ा है आपने। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, या फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, इधर देखो ये निकाल चुके हम, ml T-2। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया हमने, ml T-2 इंटू s का क्या लिखा, s मतलब लेंथ, तो लेंथ को l लिख दिया। तो ये आया l इंटू l क्या हुआ, ml2। t की पावर -2 मतलब t टू दी पावर -2। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ, ml2 T-2। ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है कि बताइए वर्क का यूनिट क्या है, तो एक तो यूनिट आप यहां से ले सकते हो, मास का क्या होता है, किलोग्राम। लेंथ का क्या होता है, मीटर, और मीटर की पावर कितनी है, 2। टाइम का क्या हुआ, सेकंड। सेकंड की पावर कितनी है, -2। तो वर्क का क्या हुआ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। लेकिन वर्क भी बार बार यूज होता है, तो ऐसा बोलना कि हम कितना वर्क कर रहे हैं, इतने किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगता है। और जब ये इतना इनकन्वीनियंट लगता है तो इसको हम फिर क्या कहेंगे बच्चों, सीधे सीधे एक जूल एक साइंटिस्ट हुए, उनके रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं वर्क की यूनिट होती है बच्चों जूल। तो अब जरा रिलेशन देखें, 1 जूल इक्वल टू क्या हुआ, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये जो 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, इसमें 1 मीटर बाहर निकाल लूं, ऐसा लिख दूं 1 kg मीटर इंटू सेकेंड -2 इंटू मीटर, ऐसा लिख दिया। तो ये जो यहां पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आप देखो ये तो न्यूटन था और ये मीटर बाहर आ गया, तो 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल इक्वल टू और क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर। तो आज हम यहाँ पर 10 डायमेंशन लिख रहे हैं बस। ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे ही मैं आपको आगे बढ़ूंगा। 8th, और इनको आपको याद करना है, तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे। देखें 8th में एक तो वर्क हो गया, अब मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12 mv²। अब 1/2 ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बच्चों, 1/2 कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए यहां मैं एक हाइलाइटर यूज करूं। 1/2 ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा,
क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला तो फिजिकल क्वांटिटी का ही होता है। तो फिर किसका होगा फिर किसका होगा, बोलो, मास का। ये m का डायमेंशनल फार्मूला होगा और उसको मैं यहां लिख देता हूं, m मास का हुआ कैपिटल M। वेलोसिटी का निकाल चुके हैं हम, वो कितना होता था, LT-2। पावर में कितना है, अच्छा ये तो वेलोसिटी है, तो LT-1 पावर में 2। अब सॉल्व कर लो, मास L की पावर 2 L स्क्वायर, T की पावर -2 T टू दी पावर -2। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हुआ, डायमेंशनल फार्मूला mL/T-2। यूनिट क्या होगी इसकी, जूल, यही होगी। ओके, अच्छा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ध्यान देना, m मतलब हो गया मास, g मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कोई भी हो LT-2 होता है। ये हो गया बच्चों h मतलब लेंथ, तो ये हो गया m, L इंटू L हो गया L स्क्वायर, और ये हो गया T टू दी पावर -2। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी mL/T-2 आया, तो यूनिट क्या होगी इसकी, जूल। एक और लास्ट आज के लिए, वो है 10th टॉर्क। देखो 9th तक तो जो मैं फॉर्मूले आपको लिख रहा था वो सारे के सारे आपने 9th में 10th में पढ़ रखे हैं, जैसे एक्सीलरेशन है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, डेंसिटी है, ये सब पढ़ रखे हैं, एरिया है, वॉल्यूम है। लेकिन अब यहाँ से नहीं पढ़ा ये टॉर्क। टॉर्क बच्चों किसी बॉडी को रोटेट कराने के काम आता है, किसके लिए, रोटेट कराता है। जब ये रोटेट कराता है तो टॉर्क इक्वल टू, इसके लिए एक नया फॉर्मूला बनता है R इंटू एफ। क्या बनेगा, R इंटू एफ, ठीक है, रेडियस इंटू फोर्स। चलो इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें। R का क्या होता है, R मतलब रेडियस है, रेडियस मतलब लेंथ, ये हो गई L इंटू एफ क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का क्या पढ़ा था अभी, देखो पीछे फोर्स का पढ़ा था mL/T-2। तो यहां लिख देता हूं मैं mL/T-2, ठीक है। कितना बन गया, ये m आ गया, L इंटू L L स्क्वायर हो गया, और T टू दी पावर कितना हो गया, ये -2। कितना हुआ, mL/T-2। तो टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला हुआ mL/T-2। अब जरा सोचो, यहां पर 4 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी मिली हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आ रहे हैं। कौन कौन से, वर्क और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। कितना है, mL/T-2, ठीक है, समझ रहे हैं। तो एग्जाम में सीधे सीधे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं पूछते कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देंगे और वो कहेंगे कि ये जो 3 हैं, 3 के तो डायमेंशनल फार्मूले सेम है, चौथा ऐसा कौन सा है जिसका डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं है। तो जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं है उसको हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। या वो ये पूछ सकते हैं, आजकल 12th में, 11th में और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैच द फॉलोइंग आते हैं। तो एक साइड फिजिकल क्वांटिटीज लिख दी, दूसरी तरफ उसके सामने उनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख दिए, लेकिन गलत लिख दिए। आपको मैचिंग करनी है कि किसका डायमेंशनल फार्मूला किसके साथ बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हमें आजकल बार बार पूछे जाते हैं। तो ये डायमेंशनल फार्मूले अभी आपने सीखे हैं। इनको आप कॉपी कर लो, अगर नहीं कर पाए हैं तो फटाफट कॉपी करो। ओके, तो बच्चों आज यहाँ पर मैं इस क्लास को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ।
और अब मंडे से आप सुन लें किस तरह से क्लास होगी, मैं बता देता हूं आपको। फ्रॉम मंडे अभी तक बच्चों ये डेमो क्लासेस चल रही थी और लगभग बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह ये सारा कुछ और एनसीईआरटी का पहला टॉपिक ये सेकंड हमने स्टार्ट किया है। ये डेमो क्लासेस अब बच्चों ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अब पेड क्लासेस या जिनका रजिस्ट्रेशन या फीस जमा होगी केवल उन्हीं बच्चों के लिए अब ये अवेलेबल होंगी क्लासेस। और अब ये क्लासेस यूट्यूब पर या आपको ऐप पर इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगी। ये आपको मैं बता देता हूँ, मंडे से जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं उनमें आपको नोट्स, ये प्रिंटेड नोट्स होंगे, प्रिंटेड नोट्स, ठीक है। ये आप सेंटर से यहाँ से ले जा सकते हैं। जो ग्वालियर से बाहर के हैं वो उनको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, लेकिन जो ग्वालियर में ही रह रहे हैं उनके लिए तो यहीं से आप, ऑफिस हमारा सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक खुलता है, तो आप कभी भी आकर के ये प्रिंटेड नोट्स 11th क्लास के लिए कॉम्पिटिटिव लेवल के ले सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स यहाँ से मिलेंगे आपको। डीपीपीज यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, ये नोट्स के अंदर ही प्रिंटेड हैं। और जो डीपीपी छोटी मोटी डीपीपीज हैं 1 पेज की 2 पेज की, वो मैं जो आपका नीट1 ऐप है उस पर मैं अपलोड करूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा, आपके टेस्ट जो होंगे ऑब्जेक्टिव, एक संडे को ऑब्जेक्टिव और एक संडे को सब्जेक्टिव होगा। अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा होंगे, जिससे कि आसानी से चेक हो जाते हैं, और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो क्लास का फॉर्मेट रहेगा मंडे से। और मंडे से आपको क्लास कहाँ मिलेगी वो बता देता हूँ। जो आपने ऐप डाउनलोड किया होगा, जो बच्चे ऐप के थ्रू देख रहे हैं, वो इस तरह से लिंक के थ्रू नहीं मिलेगी। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे और हम बैच में आपको एक्टिवेट कर देंगे, तो उसमें एक रेड कलर से लाइव का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, बिल्कुल रेड कलर से एक लाइव का ऑप्शन आएगा। अभी शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मंडे से आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो एक जो लाइव का ऑप्शन आएगा, उस लाइव पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही उस लाइव पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो मेरी क्लास है, जो लाइव क्लास चल रही होगी, वो उस समय दिखना शुरू हो जाएगी। अभी जो हमारा और आपका इंटरेक्शन होता है वो मैसेज के थ्रू होता है, ये टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। आप वहाँ से कमेंट करते हैं, तब मैं देख पाता हूँ कि आप कितना समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। मंडे से हमारा जो इंटरेक्शन है वो साउंड के थ्रू भी होगा, वॉइस के थ्रू भी होगा, ठीक है। तो आप वॉइस के थ्रू भी आप अपनी बात मुझ तक कह सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पर ऑप्शन होगा, आप अपने मोबाइल के माइक से या जैसे भी आप देख रहे हैं उसके माइक से आप मुझसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि सर ये बात समझ नहीं आई या ये दोबारा समझा दो, ठीक है। तो लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए होगा जिन बच्चों की रजिस्ट्रेशन या फीस जमा होगा, ठीक है। अब जो नए बच्चे जुड़ेंगे या नए बच्चे इनको देखना चाहते हैं, उनके लिए जो निकल गया है पूरा बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह सारा सब कुछ, जो कुछ भी क्लासेस निकल गई हैं, वो सारी क्लासेस रिपीट हो रही हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। वहाँ जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए और मेरा नाम सर्च करके वहाँ आप फॉलो कर लें मुझे। और वहाँ पर आपको, मैंने वहाँ पर एक 11th का बैच स्टार्ट किया है और बिल्कुल बेसिक से चल रहा है वहाँ पर। तो वहाँ भी आप मुझे ज्वाइन करके आप जो अभी तक निकल गया है वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वो फ्री चल रही हैं, ठीक है। तो जो निकल गया है वो आप वहाँ पर देख लें, राइट। अदरवाइज़ ऑफलाइन क्लासेस मैं अलग से टाइम पर बुलाकर मैं रिपीट करूँगा ही, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। सारी क्लासेस जो आपसे निकल गई हैं सब कुछ रिपीट होंगे, ठीक है। तो
आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। 1 घंटे की क्लास हो चुकी है और ये लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे की क्लासेस आपकी मंडे से शुरू होंगी। और अब मंडे से जो पेड मेंबर हैं या जो बच्चे इनरोल्ड हैं उन्हीं की क्लास होगी, ठीक है। और डेमो क्लासेस अब टोटल ख़त्म हो चुकी हैं। जिनको डेमो देखना है वो यूट्यूब पर जाकर के आप देख लें 11th की पूरी क्लासेस, राइट, जो हो चुकी हैं, आगे की नहीं मिल पाएंगी। ओके, चलिए, थैंक यू बच्चों।